नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और आज भी दो बेहद खास विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं। क्या आज के विषय रहेंगे, आइए सबसे पहले इस पर हम नज़र डाल लेते हैं। आज खासतौर से आपको हम जानकारी देंगे मशरूम की खेती के बारे में और बात होगी अनार की खेती और प्रसंस्करण की भी। तो विषय आपने जान लिए। इन विषय से संबंधित अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर हैं, इन पर हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर हैं 1800113060, साथ ही 1800113061। इन दोनों नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए, साथ ही आपको और ज़्यादा जानकारी देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं। इनका परिचय आपसे हम करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अजय सिंह जी। आप क्षेत्रीय निदेशक हैं क्षेत्रीय मशरूम अनुसंधान केंद्र, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय मुरथल हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही जुड़े हैं डॉक्टर नीलेश कुमार गायकवाड़ जी। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर महाराष्ट्र से। बहुत बहुत स्वागत आपका भी डॉक्टर नीलेश। थैंक यू, धन्यवाद। तो जैसा हमने आपको बताया कि ना सिर्फ आज हम पहले बात करेंगे मशरूम की खेती को लेकर भी लगातार एक जो लोकप्रियता है वो अब मशरूम की फसल हासिल कर चुकी है। खासतौर से युवाओं की अगर हम बात करते हैं वो इस क्षेत्र में और भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए डॉक्टर अजय, किस तरीके से जो मशरूम की खेती है वो सिर्फ काफ़ी साधारण हो जाता है मशरूम की खेती कहना, कहीं ना कहीं मुनाफे की खेती जो है उसमें ये तब्दील होती जा रही है। जी बिल्कुल। मशरूम की खेती क्योंकि ये इंडोर क्रॉप है, किसी भी मौसम में खेती की जा सकती है। अलग अलग समय अलग अलग तापमान की फसलें हैं, किस्में हैं। और क्योंकि कोरोना काल में देखा गया कि अच्छी न्यूट्रिशन जिसने ली है, जिसमें इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो वो उसकी सर्वाइवलिटी भी अच्छी रही है। और इस वजह से मशरूम की जो खपत है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। और मशरूम की कई किस्में हैं जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की क्षमता रखती हैं, जिसमें चाहे वो आपकी बटन मशरूम है, चाहे आपकी ओयस्टर मशरूम है, चाहे शिटाके मशरूम है, चाहे महंगी से महंगी मशरूम बिकने वाली कोर्डिसेप्स हैं, गैनोडर्मा है। यानी कि इनमें दवाइयों की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं और साथ साथ में प्रोटीन युक्त भोजन है, इसलिए इसकी खपत लगातार बढ़ती जा रही है। और खेती के प्रति भी रुझान बढ़ रहा है क्योंकि एक लाभकारी ये खेती होती जा रही है। और इंडोर क्रॉप होने के नाते ये जो नेचुरल वेगेरीज हैं उससे भी बचत इसमें हो जाती है। जी बिल्कुल। तो और इसी वजह से देखिए लगातार जो मांग इसकी बढ़ रही है और जाहिर तौर पर और कैसे जो किसान इसकी अगर खेती करना चाहते हैं, किन बातों का आपको ख्याल रखना होगा और किस तरीके से इसकी खेती की आप शुरुआत कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको हम देंगे। लेकिन आइए उससे पहले नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। मशरूम को खुम्ब भी कहा जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से मशरूम की कई किस्में मौजूद है। खासकर उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम्ब, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम लेना संभव हो पाया है। गर्मी के मौसम में पैदा होने वाला दूधिया मशरूम भारत की ही देन है। ऑयस्टर मशरूम को ढींगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती लगभग पूरे साल की जा सकती है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चौकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम, मेलाथियन और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से ज्यादा पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। नीचे वाली ट्रे जमीन से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर होनी चाहिए और 2 ट्रे के बीच 2 से 2.25 फुट की दूरी होनी चाहिए। कंपोस्ट भरने से पहले उसमें मशरूम स्पॉन यानी बीज जरूर मिला ले। बटन मशरूम के कवक जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी होनी चाहिए। मशरूम की खेती करने से पहले इसकी ट्रेनिंग ले लेना बेहतर रहता है। ट्रेनिंग लेकर सही मार्गदर्शन से अगर मशरूम की खेती करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं।
तो जाना आपने कैसे ट्रेनिंग लेकर और अच्छा मुनाफा जो है वो मशरूम की खेती में आप ले सकते हैं। प्रशिक्षण काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, फिर चाहे हम मशरूम की बात करें या अगर हम बात करते हैं अनार की खेती और उसके प्रसंस्करण की भी। इस बारे में डॉक्टर नीलेश आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे। ना सिर्फ अनार की खेती बल्कि इसका जो प्रसंस्करण का क्षेत्र है वो भी असीमित नज़र आता है। लगातार जो लोग हैं वो इससे जुड़ रहे हैं और अपने मुनाफे को बढ़ा रहे हैं। हाँ, जैसे आप सभी लोगों को जानकारी है कि हमारा हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है या बागवानी जो हमारा प्रोडक्शन है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ रहा है अभी। उसी तरह अनार का क्षेत्र और उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा है। अगर हम बात करें तो 2,46,000 हेक्टेयर के एरिया पर हमारा प्रोडक्शन जो है आज करीब ऑलमोस्ट 28 लाख मीट्रिक टन का है जी। और हम अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो भी हम दुनिया में एक सबसे अच्छी प्रोडक्टिविटी, जैसे कि मैं कहूँगा 11.5 टन प्रति हेक्टेयर की प्रोडक्टिविटी के साथ हम अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं अभी देश में अनार का, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा अनार उत्पादक देश है। जी बिल्कुल, और उसी वजह से ही लगातार और भी संभावनाएं जो हैं वो यहाँ नज़र आती हैं। ज़रूरी यही कि प्रशिक्षण लेकर इन संभावनाओं को भी हम मुनाफे में तब्दील कर सकें। इस बारे में और विस्तार से डॉक्टर नीलेश आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन आइए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। अनार एक ऐसी बागवानी फसल है जिसे एक बार लगाने पर कई साल तक फल मिलते रहते हैं। अनार के फलों के विकास और उनके पकने के समय गर्म और शुष्क जलवायु की जरूरत होती है। फल के विकास के लिए तापमान 38 डिग्री सेल्सियस सही रहता है। अनार की खेती के लिए जल निकास वाली रेतीली दोमट मिट्टी सबसे सही रहती है। फलों की गुणवत्ता और रंग भारी मिट्टी की बजाय हल्की मिट्टी में अच्छा होता है। अनार की किस्मों की बात करें तो अनार की कई किस्में मौजूद है, जैसे गणेश। इस किस्म के फल मध्यम आकार के, बीज कोमल और गुलाबी रंग के होते हैं। ये महाराष्ट्र की मशहूर किस्म है। इसके अलावा ज्योति, मृदुला, भगवा, अरक्ता और कंधारी भी अनार की किस्में हैं। किस्मों का चयन अपने इलाके के हिसाब से करना चाहिए। अनार के पौधों की रुपाई पौध के रूप में की जाती है। इसके लिए बीजों को नर्सरी में तैयार कर लिया जाता है। इसके पौधों को कलम विधि से तैयार करना अच्छा माना जाता है। कलम विधि से तैयार पौधा 3 साल में पैदावार देना शुरू कर देता है। इसकी कलमों को कई विधियों से तैयार किया जा सकता है। इसके लिए कास्ट कलम विधि, ग्राफ्टिंग और बूटी बांधना विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मानसून के दौरान अनार के नए बाग लगाने के लिए रेखांकन और गड्ढे खोदने का काम जून में ही पूरा कर ले। आमतौर पर 4 से 5 मीटर की दूरी पर अनार का रोपण किया जाता है। पौध रोपण के 1 महीने पहले 60 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे खोदकर 15 दिनों के लिए खुला छोड़ दे। इसके बाद गड्ढे की ऊपरी मिट्टी में 10 से 15 किलो गोबर की सड़ी खाद, 1 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट, 50 ग्राम क्लोरोपाइरीफॉस चूर्ण मिट्टी में मिलाकर गड्ढों को सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दे। गड्ढे भरने के बाद सिंचाई करे जिससे मिट्टी अच्छी तरह बैठ जाए। कुल मिलाकर सही तरीके से की गई अनार की खेती अच्छा फायदा देती है। तो जाना आपने किस तरीके से अच्छा लाभ जो है वो आपको अनार की खेती में भी मिल सकता है, और उसके साथ साथ अगर आप प्रसंस्करण भी करेंगे तो और भी ज़्यादा जो लाभ है वो आप अपना बढ़ा सकते हैं। ना सिर्फ दोगुना बल्कि उससे भी ज़्यादा ये हो सकता है। बहरहाल अगर मशरूम की हम यहाँ बात करते हैं, अभी डॉक्टर अजय जो समय चल रहा है उसमें अगर कोई किसान करना चाहे मशरूम की खेती, क्या ये सही समय हम मान सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इस समय आप दूध या मशरूम की खेती कर सकते हैं और साथ में जो वेस्टर्न मशरूम की भी खेती कर सकते हैं। दोनों का उत्पादन 100% बायोलॉजिकल एफिशिएंसी इसकी है और लगानी दोनों मशरूम बड़ी आसानी से लगाई जा सकती हैं। किसी भी सिंपल से कमरे में आप इस मशरूम की खेती कर सकते हैं। बेसिकली इसको जो भी रॉ मटेरियल आपका सस्ते जो वेजिटेबल का वेस्ट है, जो एग्रो वेस्ट है पर्टिकुलरली, चाहे वो धान का हो चाहे आपके कपास का हो, इस तरह का जो एग्रो वेस्ट आजकल के दिनों में जो निकलता है उसका प्रयोग करके उसको गर्म पानी में उबाल लें। उबले हुए पानी में लगभग आधे घंटे भी रहेगा तो उसके बाद वो स्टरलाइज हो जाता है, पानी सोख लेता है जी। उसके बाद जब पानी निचुड़ जाए भूसे में से, उसके बाद उसे बिजाई कर देते हैं। लगभग 1 किलो गिले भूसे में से 30 से 40 ग्राम बीज डालते हैं, जिसको हम स्पानिंग बोलते हैं जी। और उसके उपरांत उसको कमरे में रख देते हैं। उस कमरे का जो तापमान है 25 से 30 डिग्री के बीच में रहेगा। तो लगभग 15 से 20 दिन में पूरा जो बीज का फैलाव, जिसको हम कवक जाल का फैलाव बोलते हैं, स्पान रन,
वो हो जाएगा, चाहे वो आपका ऑयस्टर मशरूम हो चाहे वो मिल्की मशरूम, दोनों का तरीका लगभग जी। एक जैसा है। यानी तापमान भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस बारे में और भी जानकारी आपसे हम लेंगे। फिलहाल एक दर्शक हैं जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं दर्शक जी? सर नमस्कार। जी नमस्कार सर ये अनार के बारे में जानना चाहते हैं। जी अनार की खेती जी इंदौर जिले में हो सकती है कि नहीं, और हो सकती है तो कौन सी वैरायटी यहाँ उपयुक्त रहेगी? चलिए बिल्कुल। डॉक्टर नीलेश दर्शक जी हमारे साथ जुड़े हैं इंदौर मध्य प्रदेश से और जानना चाह रहे हैं कि क्या अनार की खेती वो इंदौर में कर सकते हैं? देखिए, अनार की खेती जो है वो अपने कई सारे मतलब मैं कहूँगा कि डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में अलग अलग जगह पर की जा सकती है। इंदौर में भी की जा सकती है। आपको बस ये ध्यान देना है कि आपकी ज़मीन जो है वो वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, मतलब पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी जल्दी से आपका जो है उसमें से निकल जाना चाहिए। और आपको जो अपना सीजन है, क्योंकि ये जो अनार की खेती है ये 6 महीने का एक आपका पीरियड होता है, जब से आपका फ्लावरिंग से लेकर हार्वेस्टिंग का। तो आपको फ्लावरिंग इस तरह से आपके बारिश का समय को देखते हुए आपको प्लान करनी है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मतलब 3 सीजन्स है, मतलब जिसको अम्बे बहार कहते हैं, मृग बहार कहते हैं और हस्त बहार कहते हैं। तो ये अलग अलग बहार है। तो आपको अपने यहाँ की आपकी ज़मीन और आपका मैं कहूँगा बारिश का समय पर्टिकुलरली उसको ध्यान में रखते हुए आपको चयन करना है सीजन का और आपके वैरायटी का। तो वैरायटीज़ की जहाँ तक बात करें, इंदौर में आपको भगवा या आप हमारी नई जो वैरायटी हमारे राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र ने जो अभी नई ये की है, रिलीज की है, जो सोलापुर लाल, इन दोनों में आप जा सकते हो। ये 2 वैरायटीज़ का यूज़ कर सकते हो जहाँ पर लाल रंग के फ्रूट्स हैं। और आपका मैं जैसे कहा कि आपका जो बारिश का समय है वो फ्लावरिंग के साथ कोइंसाइड ना हो, मतलब उसी समय फ्लावरिंग ना हो, ये ध्यान देना है। और स्ट्रेस पीरियड होता है, जैसे आपको अगर समझो मान लीजिए कि जो नेचुरल बहार है, जो हम अपना मृग बहार को कहते हैं, जैसे जून जुलाई में आपकी बरसात होती है नॉर्मली जून जुलाई के समय पर, तो उस वक्त उसके पहले हमें स्ट्रेस देना होता है पौधों को। स्ट्रेस देना है मतलब पानी देना बंद कर देना है। और स्ट्रेस जब ब्रेक हो जाएगा नेचुरली बारिश आने के बाद, उसके बाद आपका फ्लावरिंग शुरू हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो ये मृग बहार है, इसका आपका हार्वेस्टिंग है वो दिसंबर के आसपास हो जाएगा, दिसंबर जनवरी जी। तो ये बहार आपके यहाँ हो सकता है। चलिए बिल्कुल। तो देखिए आपके लिए यहाँ जो संभावनाएं हैं वो अनुकूल हैं, आप भी खेती कर सकते हैं। और जो आपके निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र हैं या कृषि विश्वविद्यालय हैं, वहाँ से आप इसकी जो किस्म है आपके जलवायु के अनुरूप उसकी भी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ डॉक्टर अजय आपसे हम जानकारी ले रहे थे किस तरीके से जो तापमान है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि आमतौर पर जो अभी स्थिति हम देखते हैं गर्मियों में जिस तरीके से तापमान में लगातार इजाफा होता है, तो कैसे जो नियंत्रित है या कितना तापमान जो है वो हम मान सकते हैं कि चाहिए मशरूम की खेती के लिए? मशरूम की फसल की एक बड़ी विशेषता है कि ये जैसा क्लाइमेट है उसके जल्दी एडजस्ट भी हो जाती है। और जो ऑयस्टर मशरूम है और जो आपकी मिल्की मशरूम है वो 25 से 30 डिग्री तापमान में उसका स्पान रन यानी कि कवक जाल का फैलाव आसानी से हो जाता है। जो ऑयस्टर मशरूम है उसका जो आप पिक्चर में देख भी रहे हैं, ये का टेम्परेचर रेंज बहुत लंबा है, पर जैसे कि आजकल का मौसम है तो इसके अंदर ये जो है आपका 20 से 30 डिग्री तापमान अगर कमरे का है तो ये फसल जो है बड़ी अच्छी उग के आएगी। साथ साथ नमी बड़ी, विशेषकर जो आपने देखा होगा जो मशरूम है वो ज़्यादा नमी जहाँ होती है वहाँ ज़्यादा पनपती है। इसलिए 70 से 90% की अगर आर्द्रता आप कमरे में मेंटेन करते हैं, साथ में इसको लाइट की भी आवश्यकता पड़ती है। दोनों मिल्की मशरूम भी और आपकी ऑयस्टर मशरूम, इसको 7 से 8 घंटे की लाइट जो है दे दें, या तो प्रकाश हो या जो आपकी खिड़की के माध्यम से जो लाइट आ जाए उससे भी मशरूम पैदा हो जाती हैं। और ये बड़े अनुकूल, इसको आप सामान्यतः पानी छिड़क के या बोरिए गीले रख के उसको उस तरह की नमी और तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं और मशरूम की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आजकल प्रचलन रेडी टू ग्रो फ्रूट बैग्स, उसका भी जो है ना प्रचलन बढ़ गया है। अच्छे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, चाहे आपका दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलोर हो, ऐसी सिटीज़ में, इधर हमारा कलकत्ता जैसे, रायगढ़ जैसे इधर काफ़ी पॉपुलर हो गया है। रेडी टू फ्रूट बैग्स मिलते हैं। जो नौजवान साथी हैं उन्होंने अपना इंटरप्राइज ऐसा स्टार्ट किया है कि क्योंकि प्रचलन है मशरूम का खाने का, तो आपको देखेंगे शहरों में इस तरह के तैयार बैग मिल जाते हैं जिसमें बीज का फैलाव कंप्लीट होता है। वो घर जाके ले जाके उनको
किसी भी कमरे में रख लेते हैं और एक साइड से खोल देते हैं तो मशरूम स्टार्ट हो जाती है आनी। तो इस तरह का प्रचलन दोनों ये मशरूम जो है, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, मिल्की मशरूम और ओयस्टर मशरूम की खेती अब आप मार्च अप्रैल से लेके आगे जुलाई अगस्त सितंबर तक इसकी खेती कर सकते हैं बिना मौसम को तब्दील करे। यानी कि आपको तापमान को ना नीचे करना है ना ऊपर करना है, केवल थोड़ा सा मॉडरेट उसको एडजस्ट करना है और इसकी खेती आप आराम से कर सकते हैं। और इसका आगे ये है कि आप इसका वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। मिल्की मशरूम की जब हम बात करते हैं तो मिल्की मशरूम काफ़ी स्टफी होती है और इसका अचार बड़ा अच्छा बनता है। जी बिल्कुल, कई उत्पाद जो हैं वो तैयार होने लगे हैं। हाँ, तो मशरूम से भी जी और साथ साथ जो ऑयस्टर मशरूम है उसके भी आप सुखा सकते हैं, सुखा के बिस्किट की तरह हो जाता है और जब भी खाना हो तो गर्म पानी में डाल के सुखा सकते हैं या सूखी मशरूम का पाउडर बना सकते हैं। दोनों मशरूम का पाउडर बन जाता है और किसी भी चाहिए सूप के रूप में प्रयोग करना है, चाहे मशरूम की आपने चपाती खानी है, इवन आपने मशरूम की नूडल्स बनवाने हैं, मशरूम की आपकी ये जो पापड़ बनाने हैं, इन सब में जो है मशरूम का जो पाउडर है वो काम आता है। ये दोनों मशरूम काफ़ी प्रचलित हैं और काफ़ी एरियाज में नौजवान साथी जो है इन इंटरप्राइज को स्टार्ट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी आमदनी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए मशरूम से बने कई व्यंजन जिनका स्वाद आप ले सकते हैं और आगे भी आपको हम बताएंगे और किस तरीके से ये आपको और ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकता है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं मशरूम की खेती और इसके साथ ही अनार की खेती एवं प्रसंस्करण के बारे में। यहाँ डॉक्टर नीलेश, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, अगर जब हम अनार की खेती की बात करते हैं, तापमान जो है वो किस तरह की भूमिका अदा करता है इसकी खेती में? देखो, जो अनार की खेती है ज़्यादातर शुष्क प्रदेशों में की जाती है और हम कहेंगे कि 25 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान एक उसके लिए कंजेनियल एनवायरनमेंट है, उसमें अच्छे से उसकी पैदावार दी जा सकती है। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ खासतौर से अगर कोई किसान इसकी शुरुआत करना चाहते हैं, या अब हम देखते हैं जो किसान हैं इसकी बागवानी की अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो किन बातों का ख्याल उनको रखना चाहिए? तो अगर किसान भाई अनार की खेती करना चाहते हैं तो उनको ये देखना है कि हमारी जो मिट्टी है, हल्की मिट्टी हो, वेल ड्रेन्ड सॉइल हो, उसमें हम करें इसकी खेती। अगर आपको किसी कारणवश आपकी मिट्टी जो है जो भारी टाइप की है वहाँ पर, या काली मिट्टी है, तो वहाँ पर आपको थोड़े रिजेस बनाकर उसके ऊपर आपकी बुवाई करनी है। और आपको कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, जिसमें सबसे पहले है प्लांटिंग मटेरियल। जो आपके पौध सामग्री जो आप लोगे वो एक अच्छी सर्टिफाइड नर्सरी से लेने हैं, क्योंकि क्या होता है कि पौधों के साथ कई सारी बीमारियां फैलती हैं जो उसमें आपकी सॉइल बॉर्न डिसीजेस है, कुछ जैसे निमेटोड्स है या कुछ फंगस है, उनकी आने की संभावनाएं बहुत सारी होती है। इसलिए सर्टिफाइड नर्सरी से पौधों की सामग्री ले। और जैसे हमारा राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र है, हमारी वेबसाइट है, या हम यहाँ पर राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर में जो स्थित है, वहाँ पर किसान भाइयों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करते हैं। तो किसान भाई हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपको विस्तृत जानकारी दे सकते हैं। चलिए बिल्कुल। तो लगातार देखिए संस्थान जो है वो किसानों को प्रशिक्षण देता है जिससे और बेहतर तरीके से वो अब अनार की खेती कर सकें। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं उत्तर प्रदेश के मऊ से। अब्दुल खान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका।
क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, हमें जानना ये है जी कि मैं मऊ जिला से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से। जी अभी 1 साल पहले मैं 30 पेड़ लगाया हूँ अनार का। जी तो फल कितने दिन में आएगा और क्या उर्वरक का इस्तेमाल क्या करें हम, कौन सी चलिए। खाद डाल सकते हैं? चलिए बिल्कुल। डॉक्टर नीलेश, क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? जैसे आपने पौधे लगाए हैं, पौधे लगाने के बाद तीसरे साल में आप उसका फल ले सकते हो। तो जो 2 सालों का समय है, इसमें आपको पौधों की अच्छी केयर लेनी है। क्या केयर लेनी है? तो इसमें आपको पौधों को ट्रेनिंग प्रूनिंग करने की ज़रूरत है, रेगुलर आपको उसको पानी देने की ज़रूरत है। और जहाँ तक रही न्यूट्रिशन की बात, तो आपको जैसे आपका गोबर खाद है, उसका बहुत अच्छे मतलब बहुत ज़्यादा पैमाने में उसका उपयोग करना है। मैं कहूँगा कम से कम 10 किलो पहले साल में मतलब, और 20 किलो 30 किलो हर साल में 10 किलो ज़्यादा बढ़ाना है। और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश का एक डोसेज की मात्रा है, वो भी सही प्रमाण में आपको देनी है। इसकी जो विस्तृत जानकारी है आप हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं। वहाँ पर ना कि सिर्फ आपको मैं कहूँगा उर्वरकों के बारे में, बल्कि जो आपके शेड्यूल होता है, स्प्रे शेड्यूल वगैरह, उसके बारे में जानकारी वहाँ पर एक विस्तृत रूप से दी गई है। जी बिल्कुल। एक और दर्शक फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं फ़ोन लाइन पर। सुशांत जी हमारे साथ जुड़े हैं ओडिशा से। बहुत बहुत स्वागत आपका सुशांत जी। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी सुशांत जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। अनार की उन्नत किस्म क्या है, उसके बारे में जानना था। अनार की किस्म आप जानना चाह रहे हैं? हाँ, और मेरा दूसरा सवाल है मशरूम का खेती का प्रशिक्षण कहाँ मिलता है, उसके बारे में जानना। चलिए पहले यहाँ डॉक्टर जी आपसे मैं जवाब ले लेता हूँ। जो जानना चाह रहे हैं मशरूम की खेती किस तरह की संभावना है, अगर वो करना चाहें तो। सुशांत जी, आपके क्षेत्र में जो हमारी पुआल मशरूम है वो काफ़ी मशहूर है, पॉपुलर है, क्योंकि उधर जो नमी है हवा में वो काफ़ी रहती है, तापमान भी ऊंचा रहता है। तो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक पुआल खूम, जिसको हम पेडिस्ट्रा मशरूम बोलते हैं, वो वहाँ पर अनुकूल आप घने पेड़ की छांव में भी कर सकते हैं या टेम्परेरी हट बना के भी उसमें कर सकते हैं जी। और उसके प्रशिक्षण के लिए जो कृषि विश्वविद्यालय है उससे आप संपर्क करें। वहाँ जो पादप रोग विभाग है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, कृषि विज्ञान केंद्र ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। वहाँ संपर्क में आके वहाँ से आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, मशरूम का जो बीज जिसको स्पान बोलते हैं वो भी प्राप्त कर सकते हैं। और जो किसान वहाँ कर रहे हैं, जिनकी जानकारी मुझे है, बहुत अच्छा लाभ कमा रहे हैं। तो धान की पुआल काफ़ी उपलब्ध होगी, उस पर आप ये खेती करिए और अच्छा पैसा कमा सकते हैं आप। चलिए बिल्कुल। साथ ही अनार के बारे में भी जानकारी लेना चाह रहे थे डॉक्टर नीलेश। ओडिशा से जो हमारे दर्शक जुड़े, जानना चाह रहे हैं कौन सी अच्छी किस्म ओडिशा के लिए हम मान सकते हैं? जैसे किस्में हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण किस्म है भगवा। भगवा किस्म आपके यहाँ मेरे ख्याल से कारगर रहेगी, और सोलापुर लाल भी आप यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो हमारा क्षेत्र है देश में, उसमें ऑलमोस्ट 90% क्षेत्र भगवा के अंदर है। तो उसका कारण है कुछ की, जैसे भगवा की जो क्वालिटीज है, रेड कलर मतलब लाल रंग के दाने होते हैं, फलों का आकार अच्छा होता है। पर जबकि जैसे आपने अभी सर ने भी बताया कि आपके यहाँ पर नमी ज़्यादा होती है वातावरण में, कोस्टल रीजन होने के कारण, तो आपको ये ध्यान देना है कि वहाँ पर बीमारियों की समस्या ज़्यादा आ सकती है। तो शुरू से ही आप अगर इन चीज़ों पर ध्यान दें कि आपकी पौध सामग्री हो या आपके यहाँ बीमारियाँ ना आए, पर्टिकुलरली एक बैक्टीरियल ब्लाइट जो डिसीज है उसको आप ध्यान दें शुरू से ही, उसका ना आए, जो प्रोलिफरेटिव मतलब बीमारी ना आए, इसके लिए कुछ स्प्रेज होते हैं, उनका उपयोग करें। और आप अनार की खेती या आपके यहाँ कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से और अच्छा पैदावार ले सकते हैं। जी चलिए बिल्कुल। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं फ़ोन लाइन पर। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी कुलदीप जी, सवाल पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जी नमस्कार सर, मैंने घर पे एक्चुअली मैं एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ जी। तो मैंने घर पे 3-4 बेग लगा रखे हैं अपने ऑयस्टर मशरूम के जी। तो सर जो उसमें फ्रूटनिंग आ रही है वो कम आ रही है और थोड़ी साइज में भी बहुत छोटी है। तो सर मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, कैसे मतलब फ्रूटनिंग की साइज बड़ी हो और मैं ज्यादा से ज्यादा यील्ड ले पाऊँ मशरूम में? जी डॉक्टर अजय, क्या जानकारी देना चाहिए? कुलदीप जी, बड़ा अच्छा है ये। आप अपने घर में उपयोग के लिए आपने 3-4 बैग जो लगा रखे हैं, आप ताज़ा मशरूम पैदा करिए, खाइए। जो आपकी मशरूम की साइज़ छोटी आ रही है उसके
कारण कई हो सकते हैं। एक तो नमी की कमी हो सकती है, दूसरी बात हवा का आवागमन भी कम हो तो भी वो छोटी रह जाती है। इसलिए थोड़ा सा पानी का जो स्प्रे करना है, छिड़काव करना है, वो बढ़ाइए, नमी बढ़ाइए। और साथ में कमरे में जो लाइट है वो भी अगर कम होगी तो भी वजह हो सकती है, आवागमन कम हो तो भी हो सकता है। ये कई कारण हैं। थोड़ा सा उसको आप उसके साथ जब स्टडी करेंगे, देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हवा का आवागमन और या लाइट या नमी की कमी होगी तो डेफिनेटली ये रीज़न होते हैं जिसकी वजह से साइज छोटी रह जाती है या सिकुड़ भी जाती है। तो इस प्रकार की है। और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो साइड से आप उसको, अगर मशरूम आ चुकी हैं या कम आ रही है तो रगड़ देंगे, उसको ब्रश से रगड़ दें तो नई मशरूम का फुटाव और शुरू हो जाएगा। डेफिनेटली आप, क्योंकि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं, तो आप अच्छी तरह समझ भी पाएंगे और इसको करिएगा और इसको बड़े स्तर पे ले जाइएगा। चलिए, बिल्कुल। तो आगे भी इसको आप, और भी आपके सामने और अच्छे अवसर हैं, इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। अमिताभ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो जी, वैशाली बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। अमिताभ जी, क्या जानना चाह रहे हैं? जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि वैशाली के लिए कौन सा किस्म सही रहेगा अनार की? अनार के लिए? चलिए, डॉक्टर नीलेश वैशाली बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं दर्शक, जानना चाह रहे हैं कौन सी किस्म अच्छी रहेगी? वैशाली बिहार के लिए भी मैं वही कहूँगा आपको, जैसे ये लीडिंग वैरायटीज है आज की डेट की, आप भगवा और सोलापुर लाल को वहाँ पर ले लीजिए। उस क्षेत्र में भी आपको यही कारगर रहेगी। जी बिल्कुल। तो देखिए, दो अच्छी प्रजातियां जिनका चयन हमारे किसान जो हैं वो कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही डॉक्टर नीलेश, अगर बात की जाए, क्योंकि किसान अच्छी जो किस्में हैं, प्रजातियां हैं, उनका तो चयन कर लेते हैं, लेकिन आगे जो फलन है वो बेहतर मिले, इसके लिए किस तरीके का जो प्रबंधन है वो आवश्यक हो जाता है? अगर हम प्रबंधन की बात करें कि अधिक उत्पाद के लिए, तो अधिक उत्पाद के लिए जो प्रबंधन की ये है, उसमें आपको सबसे पहले आपका न्यूट्रिएंट, प्लांट न्यूट्रिशन पर ध्यान देना है। और आपके पहले तो मिट्टी की जांच करनी जरूरी है। मिट्टी की जांच कर अपने अनार के लिए आपकी मिट्टी में जो आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश और बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट, उनकी जो कमियां हैं वो पूरी करनी है आपको। और उसके बाद जो हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस है, बागवानी जो ये है प्रैक्टिसेस, उसमें पर्टिकुलरली ट्रेनिंग, प्रूनिंग, और जैसे ट्रेनिंग प्रूनिंग में मतलब जैसे ये है कि पौधे जो है उसमें छटाई करने की बहुत जरूरत होती है। इसमें जो छटाई होती है वो आपको, जैसे जब भी आप फल लेना चाहते हैं अनार में, तो मैं जैसे शुरुआत में भी बताया था कि 6 महीने का अवधि होता है। स्ट्रेस पीरियड देने के बाद आपको छटाई करनी होती है। वो छटाई कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि जिससे आपको जो पेंसिल साइज थिकनेस की ये है टहनियां है, उस पर आपके अनार फूल लगने चाहिए, वो आपकी कोशिश होनी चाहिए। तो ये छटाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इस छटाई के साथ आपको, जैसे आप पानी देना शुरू कर देंगे, आपकी फ्लावरिंग हो जाएगी। फ्लावरिंग के बाद आपको आगे के प्रबंधन है, जिसमें कुछ स्प्रेज है। हमारे राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र ने अलग अलग समय पर, मतलब आपके फ्लावरिंग के बाद कितने समय के बाद आपको कौन से स्प्रेज करने चाहिए, उसके लिए एक टेबुलर ये बनाया। चलिए, उसकी भी जानकारी आपसे लेंगे डॉक्टर नीलेश। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो जी। हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। भूपेन्द्र जी। जी सर, ये है कि अनार की खेती मल्चिंग में, जलभराव वाले क्षेत्रों में मल्चिंग में की जा सकती क्या? और दूसरा, मशरूम जो हम उत्पादन कर लेते हैं तो उसके लिए कोई मेडिकल कंपनियां या बाजार की व्यवस्था कहाँ से, कैसे जानकारी प्राप्त होगी? चलिए, बिल्कुल। पहले यहाँ अनार पर जो आपने सवाल पूछा उसकी जानकारी ले लेता हूँ डॉक्टर नीलेश से। डॉक्टर नीलेश, क्या जानकारी देना चाहेंगे? मल्चिंग बहुत ही मैं कहूँगा कि जरूरी है। आप अनार की खेती अगर कर रहे हैं, मल्चिंग करने से कई सारे आपके फायदे होते हैं, जैसे कि खरपतवार की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, खरपतवार कम होगी। और आपका जो आप इरिगेशन करोगे उससे भी आपको फायदा होगा कि उसका क्या होगा, इवापोरेशन नहीं होगा, तो पानी की बचत होगी, खरपतवार के इश्यूज नहीं आएंगे। तो आपको मल्चिंग करना जरूरी है, करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आप उसमें दोनों तरह की मल्चिंग कर सकते हैं, मतलब जैसे मैं कहूँगा पॉलीथीन फिल्म का यूज कर सकते हैं, या आपके जो बचे हुए अवशेष होते हैं पौधों के, उनका भी यूज एज अ मल्चिंग कर सकते हैं।
जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से फ़ायदा आपको मिल सकता है मल्चिंग के ज़रिए। और साथ ही यहाँ डॉक्टर जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे, किसान मशरूम की खेती कर भी रहे हैं, कर भी लेते हैं, लेकिन समस्या कभी कभी आती है कि बाज़ार जो है वो किस तरह का है हमारे पास। ठीक, बिल्कुल ठीक प्रश्न सागर से किसान ने पूछा है। और भाई ऐसी बात है कि मशरूम की खेती कर लेते हैं और उसकी बिक्री भी कर रहे हैं, और आप अपना ज़्यादातर मशरूम का जो कंजम्पशन है, खपत है, वो ताज़ा है, पहली बात। दूसरी बात, अब लंबे समय तक मशरूम को देना है, दूर दराज अगर आपका मार्केट है तो उसका हम प्रिजर्वेशन यानी कि उसको हम उसके कोई प्रोडक्ट बनाएं, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। पर जो मैंने आपके क्षेत्र में देखा है, मध्य प्रदेश में ज़्यादातर ढींगरी मशरूम का उत्पादन ज़्यादातर लोग करते हैं और उसको सुखा के आगे बेचते हैं। 300-400 रुपये किलो से लेके 600-700 रुपये किलो तक सोसाइटीज़ के माध्यम से, कुछ सोसाइटी बनी हुई है उसके माध्यम से बिक्री करते हैं। तो सामूहिक अगर बिक्री करेंगे तो ज़्यादा लाभ भी कमा पाएंगे जी। और आप अगर उसको सुखा के बेचते हैं तो, क्योंकि दूर दराज क्षेत्र में मार्केट है, तो आप उसको सुखा के ऑयस्टर मशरूम को बेचें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ साथ आप कोशिश करें कि उसका टेस्ट लोकल मार्केट में डेवलप करें। ज़्यादातर नज़दीक जो बाज़ार है वो शहर में होता है। अगर आप गांव में भी उसकी अगर जानकारी की अभाव की वजह से मशरूम का खान पान कम शुरू हुआ है, अगर जानकारी देंगे और एक बार टेस्ट भी लगाएंगे तो डेफिनेटली आपकी मार्केट डेवलप होगी और उसी को आप मुंह मांगे दाम पे बेचेंगे। हमने देखा है प्राय कि जो शादी वगैरह ज़्यादा होती हैं उस समय डिमांड बढ़ जाती है, उसके बाद डिमांड घट जाती है। तो केवल अवेकनिंग की बात है, ज़्यादा जानकारी अगर मिलती है, जानकारी बढ़ भी रही है। मशरूम जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, विटामिन के साथ साथ इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की क्षमता है, इसलिए इसकी डिमांड बढ़ रही है। आप थोड़ी जानकारी अगर आगे बढ़ाते हैं, जानकारी लेके, तो उसको जो है आप अपनी मार्केट भी डेवलप करते हैं। इसलिए ताज़ा भी बेचिए और उसको सुखा के भी बेचिए। तो ना सिर्फ देखिए स्वास्थ्य के लिए बल्कि आर्थिक रूप से भी आपको लाभ देती है, और इसके बारे में और जानकारी देना भी ज़रूरी है, और इसकी वजह से लगातार आपको जानकारी हम यहाँ से दे भी रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नंदस्वरूप जी बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो हम लोग मशरूम की खेती करते हैं तो यहाँ सबसे सस्ता जो है बांस होता है, जो हाउस बनाते, घर बनाते मशरूम के लिए, ये सस्ता पड़ता है। समस्या ये आती है जब आंधी तूफान आता है भयंकर, तो उसमें सब उजड़ जाता है, तो छप्पर भी है, मेरा मशरूम भी बर्बाद हो जाता है। तो सस्ता हाउस का किस प्रकार से निर्माण करें जिसमें मशरूम की खेती कर सकें? चलिए, बिल्कुल कम लागत में जो है इसको हम तैयार कर सकें, और इस तरह का जो क्षेत्र है जहाँ पे जैसा आप बता रहे थे कि या तो कमरे का निर्माण हम करते हैं, लेकिन अगर एक किसान जैसे बता रहे हैं कि छप्पर कभी कभी रखते हैं और उसके अंदर भी मशरूम का उत्पादन लेते हैं, तो वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था की जाए? और जी बिल्कुल, ये समस्या आती है। कई बार सर्दियों के मौसम में बाराबंकी में काफ़ी मशरूम का उत्पादन होता है, बटन मशरूम का उत्पादन आप लोग ज़्यादातर करते हैं, और बेमौसमी बारिश और आंधी जो है नुकसान पहुंचा देती है। इसलिए उसके बचाव के लिए ये कि हम सेमी पक्का यानी कि कच्ची ईंट की दीवारें बना सकते हैं, ऊपर छप्पर डाल सकते हैं, उससे नमी भी बनेगी और उत्पादन भी आप सारे साल उसमें ले सकते हैं। यानी कि सर्दियों में बटन मशरूम की खेती करिए, और जब गर्मी आती है, तापमान बढ़ने लगता है, तो उसमें आप ढींगरी मशरूम, ऑयस्टर मशरूम की, और उसके बाद आप मिल्की मशरूम की खेती अपनाइए, ताकि आपके सारे साल आप मशरूम उत्पादन कर सके बिना मौसम को तब्दील करे। कम लागत में उत्पादन भी हो जाएगा, और जो आपके क्लाइंट्स बने हैं, जो मशरूम खाने लगे, जो आपसे मशरूम परचेज कर रहे हैं, उनको भी हमेशा मशरूम उपलब्ध रहेगी साल भर। यानी तो आप सेमी पक्का स्ट्रक्चर बना के जो आपको समस्या है इमीडिएटली उससे निजात पा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए इस तरह की जो व्यवस्था है वो कर लेनी चाहिए, और जो किसान हैं अलग अलग स्तर पर करते भी हैं, बड़े पैमाने पर भी जो किसान हैं मशरूम की खेती कर रहे हैं, लेकिन और किस तरीके से जो मशरूम की खेती है वो आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है। और अनार की खेती बल्कि इसके साथ साथ प्रसंस्करण भी अब हमारे जो किसान कर रहे हैं, कैसे उनको लाभ दे रहा है, इस बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं,
ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं मशरूम की खेती और इसके साथ साथ अनार की खेती एवं प्रसंस्करण के बारे में। दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग राज्यों से। फिलहाल एक और दर्शक फोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? मैं अनार की खेती के बारे में जानकारी लेना चाह रहा हूँ। जी, अनार की खेती के बारे में क्या जानना चाह रहे हैं मनोहर जी? अनार की खेती के बारे में जानना चाहता हूँ। अनार की खेती आप करना चाहते हैं? जी। चलिए, डॉक्टर नीलेश सीहोर मध्य प्रदेश से हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं और अनार की खेती करना चाहते हैं। कितनी संभावना और किस तरीके से की जाए? सीहोर क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर अनार की खेती कई किसान कर रहे हैं और मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से वो वहाँ पर अनार का उत्पादन ले रहे हैं। आपको अनार की खेती वहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरू से बता रहे हैं, आपको संक्षिप्त में वही चीज़ फिर से बताएंगे कि आप अनार की जो है पौधे सामग्री जो है वो अच्छे क्वालिटी की सर्टिफाइड नर्सरी से, जो आपके राज्य सरकार की सर्टिफाइड नर्सरीज होती है या आपके केमिकेज होते हैं आजू बाजू के, वहाँ से आप ले लीजिए। और जो आपको ये है रोपण वगैरह करना है, जैसे आपको जैसे जब भी रोपण करना होगा जून महीने के बाद, मतलब आपके बारिश के बाद उसका रोपण करें। जैसे आपके शुरू में हमारे क्लिप में भी बताया गया था कि 60 बाय 60 बाय 60 सेंटीमीटर के पौधे गड्ढे करें और उसमें FIM और बाकी फर्टिलाइजर के साथ आपके पौधे लगाए। और ध्यान दें कि 2 साल के बाद ही आपका फल आप ले लें, मतलब आपका जो प्रोडक्शन लेना चाहेंगे वो 2 साल के बाद ही लें, तो पौधे की एक अच्छी ग्रोथ होगी, विकास होगा और उसके बाद आप उसमें प्रोडक्शन लें। चलिए, बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से अच्छा उत्पादन आप ले सकेंगे। और साथ ही हमारे जो दर्शक हैं वो ईमेल और किसान कॉल सेंटर के ज़रिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचाते हैं। एक सवाल हमारे पास है डॉक्टर अजय जी, ये जानना चाह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश से मंजू शर्मा जी का सवाल है, ये लंबी अवधि के लिए मशरूम की कौन सी जो प्रजाति है वो लगाई जा सकती है? सारे साल मशरूम की जो खेती है बेसिकली अलग अलग मशरूम है। जैसे आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो वहाँ पर बटर मशरूम की खेती ज़्यादा लंबे समय तक चलती है। तापमान देर में ऊंचा होता है, इसलिए आप बटर मशरूम की खेती अपनाएंगे तो ज़्यादा आपको प्रेफरेबल रहता है। साथ साथ क्योंकि बटर मशरूम की खेती के लिए आपको कंपोस्ट की आवश्यकता पड़ती, जो आपको या तो किसी मशरूम उगाने वाले से लेना पड़ता है, मशरूम का जो खाद बना के बेचता है, या फिर आपको अपनी कंपोस्टिंग यूनिट लगानी पड़ती है। इसलिए एक ज़्यादातर किसान जो है बना बनाया खाद जो है वहाँ से प्राप्त करते हैं और अपने बैग में कल्टीवेशन करते हैं। बटर मशरूम की खेती ज़्यादा प्रचलित है। साथ में अगर आप ओयस्टर मशरूम की खेती भी करें जो कम तापमान से उच्च तापमान तक हो जाती है तो ज़्यादा अच्छा लाभ आप कमा पाएंगे। इसलिए आप दोनों मशरूम का मिश्रण करें। साथ में जो मेडिसिनल मशरूम्स हैं जिसको सिटाके मशरूम, जो हाईली एंटी कैंसरस है और उसकी जो है प्रिजर्वेशन भी अच्छी रहती है, उसकी भी खेती आप कर सकते हैं कि उसको आप
साडस्ट बेस जो है, लॉग बेस जो है, आप उसको प्राप्त करके रेडी टू फ्रूट बैग लाके उसकी भी खेती आप हिमाचल प्रदेश में कर सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। चलिए, जो बिल्कुल लंबे समय तक चलती है। जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जोधपुर राजस्थान से। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ जी, जोधपुर से अशोक कुमार बात कर रहा हूँ। जी, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं? हम जोधपुर से बोल रहे हैं जी। हमें जैविक खेती करते हैं और हमें मशरूम की खेती सीखनी है जी। चलिए, अच्छी बात है, जैविक खेती करते हैं और मशरूम की खेती के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं। क्या जानकारी देना चाहेंगे डॉक्टर जी? अशोक जी, मशरूम की खेती डेफिनेटली आपको लाभप्रद रहेगी, इसलिए आप पहले तो प्रशिक्षण प्राप्त कर लें। जोधपुर के नज़दीक जो कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ से संपर्क करिए, या हमारे जैसे जो हमारे राष्ट्र के केंद्र हैं, ICR के सेंटर हैं, वहाँ पे भी संपर्क कर सकते हैं। आप महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे जाके भी जानकारी, आप ऑडियो विजुअल उसके ऊपर PPT के माध्यम से पूरे लेक्चर्स उपलब्ध हैं, उनसे सीख सकते हैं, या हमारा महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का मुरथल में जो केंद्र है वहाँ पे आकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रशिक्षण पहले बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात आती है कि जोधपुर जैसे शहर, क्योंकि वहाँ ये काफ़ी टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ आसपास के क्षेत्र में आप मशरूम की काफ़ी डिमांड बढ़ रही है। तो सर्दियों के मौसम में आप बटन मशरूम की खेती कर सकते हैं, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं। दूसरी जो है आपकी ओयस्टर मशरूम की खेती भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो उच्च तापमान हो जाता है तो आप दूधिया मशरूम की खेती कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि आजकल जैसे बारिश का मौसम शुरू होता है तो वहाँ पर टिब्बों में काफ़ी जो है मशरूम निकल के आती हैं, और उनकी बिक्री जो है बड़े शहरों में आके काफ़ी महंगी बिकती है। उनका भी आप उधर भी आप अग्रसर हो सकते हैं, यानी कि मशरूम की खेती भी आप कर सकते हैं और वाइल्ड मशरूम भी आप कलेक्ट करके उसकी मार्केट कई विकल्प यानी देखिए आपके पास हैं अगर आप मशरूम की खेती करना चाहते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं विदिशा मध्य प्रदेश से। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि अनार की खेती, जो विदिशा MP से बात कर रहा हूँ मैं जी, तो यहाँ पे कौन सी प्रजाति जो अनार की है वो हम यहाँ कर सकते हैं यहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से? और क्योंकि पहले से हमने यहाँ देखा है कि यहाँ बगीचा भी लगा के देखा था, लेकिन फल हो नहीं पाते थे उसमें, फल नहीं और हुआ। मिट्टी यहाँ पे मतलब शायद उपजाऊ नहीं है उस हिसाब से, या फल के हिसाब से सही नहीं है। तो मैं ये जानना चाह रहा था सर कि कौन सी प्रजाति यहाँ इस एरिया में हम कर भी सकते हैं या नहीं। चलिए, डॉक्टर नीलेश, क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? आप जैसे मध्य प्रदेश में ना भगवा प्रजाति ही वहाँ पर यूज करिए, भगवा के फल वहाँ पर अच्छे आएंगे। और जहाँ तक आप मिट्टी की उपजाऊपन की बात कर रहे थे, तो न्यूट्रिशन जो है आपका एक बार सॉइल टेस्टिंग करने के बाद, मृदा परीक्षण करने के बाद उस तरह से आपका प्रबंधन करिए कि आपकी जो न्यूट्रिएंट्स कमी है उसको आप देने की कोशिश करिए। और जो भी आप जहाँ पर प्रोडक्शन लेते हो, आपका जो फार्म मैन्योर है या गोबर खाद है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, ऑर्गेनिक मैन्योर्स का प्रयोग ज़्यादा करें। और मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको वहाँ पर भी अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए। जी, साथ ही डॉक्टर नीलेश, अब जो किसान है ना सिर्फ अनार की खेती बल्कि इसके प्रसंस्करण से भी जुड़ने लगे हैं, उसके लिए किस तरीके से जो संस्थान है वो कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़ा जाए, और कितने अलग अलग उत्पाद हैं जो इसके ज़रिए अब तैयार किए जा रहे हैं? जैसे अनार की बात करें तो अनार प्रसंस्करण में अपरिमित मैं कहूँगा कि अपॉर्चुनिटीज़ है। और जहाँ तक बात करें, हमने यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजीज डेवलप की है जिसमें जूस और RTS बेवरेज, मतलब रेडी टू सर्व बेवरेज, उसका एक 2.5 टन्स पर डे कैपेसिटी का यूनिट डेवलप किया है, जो कई सारे अपने उद्यमी हैं इस टेक्नोलॉजी को लेकर अपना उद्योग कर रहे हैं। उसके बाद जो आप जूस निकालने के बाद जो आपके बीज बचते हैं, उसमें एक पोमग्रेनेट सीड ऑयल होता है। ऑयल भी काफ़ी मैं कहूँगा कि उसकी मेडिसिनल वैल्यू के कारण देश विदेश में उसकी मांग बहुत बड़ी है, और ऑलमोस्ट 17 से 18 हज़ार रुपये लीटर का वो तेल है। और उस तेल का भी प्रोडक्शन आप कर सकते हो, उसकी भी तकनीकी हमारे पास विकसित है। इसके अलावा अनार के ताजे दाने हैं, अनार दाना सुखाया हुआ है, अनार की जूस से वाइन की निर्मित है,
कई सारे उत्पाद, और आप छिलका भी है जो फेंका जाता है, उससे भी आपका पील पाउडर, बायो कलर एक्सट्रैक्शन, कई सारी तकनीकियां मैं कहूँगा इसमें अनार के प्रसंस्करण में उपलब्ध है हमारे पास। जी, और आज के समय में कितना ज़रूरी है कि जो किसान है वो प्रसंस्करण की दिशा में भी आगे बढ़े। जब हम बात करते हैं कि अनार का जो क्षेत्र बड़ा है, प्रोडक्शन बड़ा है, पर क्या होता है जब भी आपका प्रोडक्शन बढ़ता है, आपका उत्पाद बढ़ता है, और हमारी जो डिमांड है वो तो कांस्टेंट है, और हमारा एक्सपोर्ट भी काफी कम है उस हिसाब से देखा जाए, तो ऐसे में प्रसंस्करण की संभावनाएं और उसमें जुड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है, क्योंकि अपनी आमदनी अगर किसान को बढ़ानी है तो अलग अलग उत्पाद उससे बनाए जाए और उसके प्रसंस्करण, क्योंकि अनार में, चूंकि अनार में जो है बहुत ही सारे बायोएक्टिव कंपाउंड्स है, जैसे कि मैं कहूंगा कि एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि जैसे आप कंपैरिजन करेंगे ग्रीन टी के साथ या रेड वाइन के साथ, इससे 3 से 5 गुना ज्यादा हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है अनार के फ्रूट में या अनार के जूस में। तो बहुत ज्यादा इसमें मैं कहूंगा कि संभावनाएं है प्रसंस्करण की, और किसानों को और उद्यमियों को इससे लाभ लेना चाहिए, उससे एक छोटे छोटे अनार के एक प्रसंस्करण उद्योग लगाने चाहिए। हमने हमारे संस्थान से, जो कि राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र है, यहाँ से 13 से 14 जो अपने उद्यमी हैं उनको ये तकनीकियां देकर उनके उद्योग लगाए गए अलग अलग क्षेत्र में देश के। जी, भी आपसे विस्तार से हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कितना लाभ प्रसंस्करण से जुड़कर हमारे किसानों को मिल रहा है। ना सिर्फ अनार बल्कि मशरूम के प्रसंस्करण से भी जो किसान है वो अच्छी आमदनी ले रहे हैं। फिलहाल यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं मशरूम की खेती, इसके साथ ही अनार की खेती एवं प्रसंस्करण के बारे में। जो दर्शक हैं अपने सवाल लगातार पूछ रहे हैं, आप भी इन विषय से संबंधित कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं, और साथ ही ईमेल के जरिए भी जो दर्शक अपने सवाल भेजते हैं। एक और सवाल हमारे पास है, नीलेश जी आपके लिए सवाल है राजेंद्र सिंह जी का राजस्थान से। ये जानना चाह रहे हैं खारे पानी में अनार की कौन सी जो किस्म है वो लगाई जा सकती है? वैसे देखा जाए तो अनार जो है सॉल्ट टॉलरेंस है उसमें, पर आपके यहाँ अगर सॉल्टी सॉइल मतलब मैं कहूँगा सॉल्ट ज़्यादा है तो वहाँ पर अनार की खेती को आप मैं कहूँगा कि मैं रिकमेंड नहीं करेंगे हम उसको जी। तो वहाँ पर जरा मुश्किलात आ सकती है आपको अनार की खेती करने के लिए। जी,
तो ये बेहद ज़रूरी है। देखिए किस तरीके से आपकी जो जलवायु रहती है क्षेत्रीय स्तर पर, उसका ख्याल हम लोगों को रखना चाहिए। और ख़ास तौर से इस तरह की जो समस्याएं हैं डॉक्टर अजय, क्या हम मान सकते हैं कि अमूमन जब फसल एक किसान लेता है तो थोड़ा सा डर रहता है कि किसी तरह के रोग या बीमारी आएंगे, कीट आ सकते हैं। मशरूम में क्या स्थिति हम देखते हैं? हाँ बिल्कुल, मशरूम भी जो है ना, आमतौर पे जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े हैं और जो फफूंद हैं, कि मशरूम अपने आप में फंगस है जी, तो इसके ऊपर भी अगर हम सही तरीके से खाद ना बनाएं, कंपोस्ट या जो सबस्ट्रेट है उसको सही से स्टरलाइज ना करें, गर्म पानी से कर रहे हैं तो सही से पूर्णतः नहीं स्टरलाइज किया है जी, तो अलग अलग प्रकार की जो मोल्ड हैं, फफूंद है, कंप्लीटर मोल्ड जिसको बोलते हैं, वो जैसे उसमें ग्रीन है, ब्लैक है, वाइट, इस प्रकार की फफूंद आ जाती हैं। इसलिए सही प्रकार भूसे का जो सबस्ट्रेट है उसका निर्जीवीकरण करना या पाश्चराइजेशन कंपोस्ट का वो अत्यंत आवश्यक है जी। साथ में केसिंग सोयल, जैसे आप काली मिट्टी ऊपर देख रहे हैं, इसका भी निर्जीवीकरण आवश्यक है, क्योंकि कई सारे जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं, जीवाणु हैं, जो हमें नंगी आंखों से नहीं दिखते, वो उसके साथ होते हैं और कंपटीशन भोजन के लिए करते हैं। तो मशरूम भी एक जीवाणु है, वो भी ग्रो करता है, दूसरे फफूंद भी साथ ग्रो करेंगे। तो अगर उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो मशरूम की पैदावार कम हो जाएगी या बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए सही से निर्जीवीकरण करना और उसमें सफाई का ध्यान रखना। जैसे मशरूम की खेती कर रहे हैं उसमें सही प्रकार से आवागमन भी है, हवा का आवागमन भी ठीक रहे और आमजन का आवागमन भी ना करें, क्योंकि उसके पैरों के माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से वो कीटाणु आते हैं और साथ में घर कर जाते हैं। इसलिए हवा का आवागमन और सफाई का विशेष ध्यान रखें। और किसी प्रकार के अगर कीट दिखते हैं तो हल्का सा जो भी फफूंदीनाशक या जो कीटनाशक, उसका छिड़काव मशरूम के तोड़ने के उपरांत करें जी। नहीं तो मशरूम जो है जिसमें 90% पानी होता है वो अब्जॉर्ब करता है और वो सीधे जब भोजन हम करते हैं उसके साथ ही वो पेट में चला जाता है। इसलिए जो भी कीटनाशक या फफूंदीनाशक का छिड़काव करें मशरूम की तोड़ाई के उपरांत करें। तो सफाई का ध्यान रखेंगे तो मशरूम में अगर आप सही से खाद बनाएंगे, केसिंग मिट्टी का सही निर्जीवन करेंगे तो ज़्यादा से समस्या नहीं रहती। ये मौसम के अनुसार खेती करें, जैसा मौसम है उसके हिसाब से, तो आपको ज़्यादा सी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। जब तापमान बढ़ता है जो कीटों की प्रॉब्लम आती है, इसी तरह जब तापमान नीचे रहता है तो मशरूम का उगना या गलना प्रारंभ हो जाता है। इस समय मौसम को थोड़ा सा आप मॉडिफाई करें, इन सब चीज़ों नियंत्रित करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो इन सब चीज़ों का निराकरण हो जाता है और अच्छी फसल आप ले सकते हैं। डरने की बात नहीं है, मशरूम उगाना एक कला है। जी बिल्कुल, एक कला, और उसमें देखिए पारंगत हो रहे हैं हमारे जो किसान हैं। फिलहाल यहाँ डॉक्टर नीलेश, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, प्रसंस्करण की हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, लेकिन क्या जो किसान प्रसंस्करण के क्षेत्र में आ रहे हैं उनके लिए कुछ अलग किस्में हैं, या जो किस्म आप बता रहे थे, फिर चाहे भगवा की हम बात करें या दूसरी किस्में, इनका ही इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है? जो हमारी भगवा और सोलापुर लाल है, ये प्रसंस्करण के लिए भी आपको कामयाब है और उनका यूज कर सकते हो आप। मतलब जैसे इसमें प्रसंस्करण के क्षेत्र में अगर आपको कोई किस चुननी है तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टीएसएस उसका अच्छा होना चाहिए। मतलब 16 डिग्री ब्रिक्स और उसके आसपास टीएसएस हो, उससे ज्यादा हो तो बेहतर है। और दूसरा चीज है कि दानों का रंग लाल हो, जिससे आपका मिलने वाला जूस भी लाल होगा। अगर आप ताजे दाने भी प्रसंस्कृत कर फ्रेश फॉर्म में बेचना चाहते हैं उसको, तब भी आपको उसका डिमांड अच्छी रहेगी। तो आपका लाल रंग के दाने और टीएसएस मतलब टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स, उसका प्रमाण अच्छा ज़्यादा होना चाहिए। मतलब मीठापन होना चाहिए अनार दानों। चलिए, बिल्कुल इस तरह की जो किस्में हैं उनका चयन किया जाए जो कि आपको अच्छा मुनाफा ना सिर्फ साधारण खेती करने पर दें, बल्कि इसके साथ साथ अगर आप प्रसंस्करण भी करते हैं तो अच्छा लाभ आपको मिल सके। फिलहाल डॉक्टर नीलेश जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। डॉक्टर नीलेश हमें जानकारी दे रहे थे यहाँ पर अनार की खेती के बारे में। साथ ही डॉक्टर अजय, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जो किसान अब मशरूम की खेती करना चाहते हैं, लेकिन और किस तरह की सावधानी बरतें, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया काफ़ी सरल ये लग रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर कुछ चुनौतियाँ भी वो रहती हैं, तो किन बातों का ख्याल रखें और सावधानी बरतें? सबसे पहले यही कहना होगा कि जो भी मशरूम खेती अपनाना चाहते हैं वो आपने प्रशिक्षण जरूर प्राप्त करें, और सामान्यतः जो मशरूम का बीज है वो भी अच्छे ऑथराइज सोर्स से अगर आप प्राप्त करते हैं, सरकार के केंद्र से प्राप्त करते हैं, तो वो भी अच्छा रहेगा। तीसरी बात, समस्या जो मशरूम की खेती में आप फेस कर सकते हैं वो यही है कि आप मार्केटिंग की,
क्योंकि मशरूम जो है अपने आप में पेरिसेबल है, जी। इसलिए आप थोड़ा मार्केट की स्टडी करके जिस प्रकार की आवश्यकता है, जिस प्रकार की डिमांड है, उसके हिसाब से मशरूम अगर उगाते हैं तो वो भी आपका समाधान हो जाता है। और जानकारी जितनी आप प्राप्त कर सकते हैं मशरूम उगाने की या मशरूम की प्रोसेसिंग की और मार्केट की, तो आप सफलतम मशरूम उत्पादक बन सकते हैं। इसलिए मशरूम की खेती अगर करना चाहते हैं बिल्कुल लाभप्रद है। मशरूम कई समस्याओं का समाधान है खेती बाड़ी किसान के लिए, विशेषकर जहां वो मशरूम की जो अन्य फसलों की खेती करता है तो जो एग्रो वेस्ट उसमें निकलता है उसका अच्छा अगर सदुपयोग करना है तो आप मशरूम की खेती में आप साइड में जा सकते हैं, तो आपको एक कैश क्रॉप आपको मिलेगी। आपकी एक खेती जो गेहूं की खेती कर रहे हैं तो साथ में अगर मशरूम का अगर आपने 1 हट या 2 हट लगा रखे हैं तो आपको एक रेगुलर इनकम मशरूम से मिलती है, यानी कम लागत में ज्यादा मुनाफा जो है देखिए वो मशरूम से हमें मिल सकता है। और उसके साथ साथ जो फायदे हैं ना सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी ये लाभकारी सिद्ध होता है। इसलिए ज़रूरी कि अगर आप इसकी खेती को अपनाते हैं तो। फिलहाल यहाँ डॉक्टर अजय जी आपने भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। तो जाना आप सभी ने किस तरीके से मशरूम की खेती करके भी आप अच्छी आमदनी ले सकते हैं। अब चलिए हमारा जो कल का विषय रहेगा उसके बारे में आपको हम जानकारी दे दें। कल बात करेंगे पशुओं में बांझपन और निदान की, साथ ही जानकारी देंगे आपको भेड़ और बकरी पालन एक सफल व्यवसाय की। आपको बता दें अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारी मेल आईडी नोट कर लीजिए। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आप फेसबुक के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करें हेलो किसान और यहाँ भी अपना सवाल या सुझाव लिखकर आप छोड़ सकते हैं। अब बारी आखिरी लेकिन महत्वपूर्ण विकल्प की। आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर आप सभी को याद होगा, इस पर भी आप फ़ोन करके अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। और आपको बता दें अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इस QR कोड को स्कैन करके आप पहुँचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हेलो किसान के साथ ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। फिलहाल आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। मन की बात